ओके। सो कल नहीं परसों हम लोग ने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा तुम लोगों को होमवर्क दिया था। पर होमवर्क भी डिस्कस करने के पहले एक बार एक काम करते हैं। लेट्स डिस्कस एंड लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, जो चीजें की है उसके बारे में थोड़ा सा और एक बार हम लोग क्विक रिकैप लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द मेन पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिनट। हाँ, सबसे पहले वी हैड स्टार्टेड विथ द टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब एक इंडिविजुअल होगा तो उसका टैक्स रेट क्या होगा। देखो, अगर मैंने बात किया नॉर्मल टैक्स रिजीम, मैंने तुम लोगों को बोला देयर आर टू टैक्स रिजीम्स। वन इज नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड सेकंड वन इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अभी नहीं समझा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, बट अभी नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कैसा है ना, वो अप्लाई करने के लिए यू हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। बट जो टर्म्स एंड कंडीशंस है तुम लोगों को समझेगा ही नहीं, मुझे जो समझाऊंगा तभी। राइट, तो इसके वजह से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आई कैन जस्ट टेल यू द स्लैब रेट्स नॉट द कंडीशंस। जो कंडीशंस जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो, तो अभी नॉर्मल टैक्स रिजीम के बारे में बात करते हैं। उसमें तीन कैटेगरीज है। एज लेस देन 60 ईयर्स, इक्वल टू और मोर देन 60 ईयर्स, टिल 80 ईयर्स मतलब लेस देन 80 ईयर्स, एंड इक्वल टू और मोर देन 80 ईयर्स। सो 0 to 59, 60 to 79 एंड 80 एंड अबव। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लैब रेट्स है। तो मैंने अगर पहला बात किया अप टू सिक्स लेस देन 60 ईयर्स का, देन इन दैट केस 0 to 2,50,000 अगर मेरा इनकम होगा, देन इन दैट केस इट विल बी द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी जीरो, नील। अगर मेरा इनकम इज फॉलिंग अंडर 2 लाख to 5 लाख रुपीज, देन इन दैट केस फर्स्ट 2,50,000 पे तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा, बट 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक इट विल बी 5%। 5 lakhs to 10 lakhs it is going to be 20%, and above 10 lakhs or equal to or more than 10 lakhs is going to be 30%। अभी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मोर देन 10 लाख, सॉरी, मोर देन 10 लाख इज गोइंग टू बी 30%। अभी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों का इनकम 7,50,000 आता है, अगर तुम्हारा इनकम 7,50,000 आता है, देन इन दैट केस पहले कैसे करेंगे, सीधा का सीधा 20 लगाएंगे क्या, नहीं। 7,50,000 के फर्स्ट 2,50,000 में नो टैक्स। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितना इनकम है, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितना इनकम है, 2,50,000। तो 2,50,000 पे लगेगा 5%। 5 लाख से लेके 7,50,000 तक कितना इनकम है, 2,50,000, उस पर कितना लगेगा, 20%। ये हम लोग ने बात किया था और इसके बेसिस पे वी स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। राइट, अभी ये हमारा बात हुआ फर्स्ट पॉइंट का। अभी बात करते हैं इक्वल टू और मोर देन 60 ईयर्स होगा तो। इक्वल टू और मोर देन 60 ईयर्स होगा, देन इन दैट केस पेन किधर के, हाँ, इन दैट केस देखो बात को, कि इधर जो हम लोग ने 2,50,000 का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट था ना, दैट विल बी एक्सटेंडेड टू 3 lakhs। तो इधर आके मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, देखो। अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो 0 to 3 lakhs देयर विल बी नील, 3 lakhs to 5 lakhs इट विल बी 5%, 5 to 10 इट इज गोइंग टू बी 20, एंड अबाउट 10 lakhs इट इज गोइंग टू बी 30। एकदम सिंपल। ओके, एंड दिस एक्सटेंडेड लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली टू रेजिडेंट पर्सन। एक नंबर। ओके, अभी अगर मैं एक सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन रहूंगा, सुपर सीनियर मतलब इक्वल टू और मोर देन 80 ईयर्स, देन इन दैट केस 0 to 5 lakhs देयर इज नो टैक्स। 5 lakh 1 to 10 lakhs इट इज 20%, अबाउट 10 lakhs इट इज गोइंग टू बी 30%। अंडरस्टूड, इजी। ओके, नाउ आई हैड गिवन सर्टेन एग्जांपल्स। तो एक बार ना क्वेश्चन 8 का मुझे आंसर बताना ना। मेरे हिसाब से सब लोगों को क्वेश्चन 8 का आंसर आ रहा है, और इसमें किसी ने गलती नहीं करना चाहिए, पटके 1142960। इज एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर, 1142960 बराबर 1142960। ये पहले का आंसर आया। क्यों, बिकॉज 89 ईयर्स था। 89 ईयर्स में टोटल इनकम 43,40,000 था। एकदम सिंपल। एक बार मैं कहना, इससे तुम लोग ने सिर्फ और सिर्फ यही कंप्यूटेशन किया होगा 10 lakhs के ऊपर का एवरीबडी। सो फर्स्ट कैन आई से फर्स्ट 1,12,500 तो सब लोगों को आता होगा, बिकॉज इट इज टैक्स अप टू, नहीं एक्चुअली नहीं, ये 89 ईयर्स है ना, नहीं अब प्रॉपर कंप्यूट करेंगे। 0 to 5 lakhs देयर बी नो टैक्स, 5 lakhs to 10 lakhs इट विल बी 1 लाख। सो इधर आएगा 1 लाख रुपीज अप टू 10 lakhs, बराबर। और 10 लाख के ऊपर कितना है, 33,30,000। सो 33,30,000 पे 30%।
तो ये होगा ऐड, और मुझे ऐड करने के बाद प्लस क्या करूंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करूंगा। आई होप दोनों ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ किया है। ठीक है, सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड इज 1137,718। 11,37,718। इजी एकदम। इसमें क्या किया, 190 ईयर्स ओल्ड था अपने एग्जाम्पल में, राइट? सो सेम पॉइंट, ऊपर रेसिडेंट ही था ना, हाँ ये भी रेसिडेंट है, ये भी रेसिडेंट है, सेम पॉइंट, अप टू 1 लाख रुपीज। ये केस में द टैक्स इज गोइंग टू बी अप टू 10 लाख रुपीज, द टैक्स इज गोइंग टू बी 1 लाख। और 10 लाख के ऊपर कितना है, 13 33,13,200, तो वो उधर है। एग्जाम्पल 10, नॉन रेजिडेंट है, 95 ईयर्स है, इसका स्लैब रेट, अगर तुम लोग ने 5 lakhs कंसिडर किया है, अगर तुम लोग ने ऐसा कंसिडर किया 0 to 5 lakhs नो टैक्स, इट इज रॉन्ग। 0 to 5 lakhs no tax, it is wrong. Why? Because he's a non-resident. If he's a non-resident, the basic exemption limit is going to be 2.5 lakhs only, जो हम लोग ने पहले सीखा था, and not 5 lakhs. I hope that तुम लोगों को समझा होगा ये point. So in this case, third का आंसर क्या है, 862,619। 862,619। ओके, ये सब लोगों को आया। उसके बाद 11th का आंसर क्या आया उस सबको, एक मिनट रुको सिर्फ। अच्छा, एक अलग है क्या कुछ ऊपर का? मुझे तुम लोग आंसर लिखोगे तभी एग्जाम्पल नंबर लिखना है यार, मुझे कैसे समझेगा कौन सा 11 का बात कर रहे हो या 10 का बात कर रहे हो या क्या? 11th का बात कर रहे हो, ठीक है। 133,7291। सुपर, सही है। ओके, सो इसमें कैसे किया तुम लोग ने? सबसे पहले नॉन रेजिडेंट था, एग्जैक्टली सेम चीज, करेक्ट है, 2,50,000 तक नो टैक्स। सो कैन आई से अप टू 10 लाख रुपीज माई आंसर इज गोइंग टू बी 1,12,500। और जो 10 लाख के ऊपर जितना है उस पे 30% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। आई होप तुम लोग वो नहीं भूले हो। एंड द लास्ट वन इज, रेजिडेंट है, 79 ईयर्स है। 79 ईयर्स है, इसका मतलब क्या आएगा, ये आएगा 0 to 3 lakhs वाले इस ब्रैकेट में। 0 to 3 lakhs नो टैक्स, 3 lakhs to 5 lakhs वो वाला पार्ट। इस पे क्या आएगा लास्ट का आंसर, 773,066। 773,066। ठीक है, ओके, परफेक्ट। सुपर, ये हम लोग ने कंप्लीट किया। अभी व्हाट आई विल डू इज, आई विल शो यू कि अपने रैपिडर में क्या दिखता है और कैसे दिखता है ये सब चीज। देखो, रैपिडर का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, चार्जिंग सेक्शन एंड रेट्स ऑफ टैक्स। टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। अभी कैसे होता है तुम लोगों को, जैसे बजट अनाउंस होता है ना, अभी वही बात है कि जैसे बजट अनाउंस होता है ना, बजट अनाउंस जब भी होता है, दैट इज नॉट अ फाइनेंस एक्ट, दिस इज नॉट एन एक्ट, दिस इज जस्ट अ बिल। और जब भी बिल होता है ना, बिल के बाद बहुत सारी चीजें हो सकती है बीच में। और जिसके एक सेकंड, माइक ऐसा क्यों हो रहा है, रुको।
ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि बिल पहले अनाउंस होता है और बिल अनाउंस होने के बाद बहुत सारी चीजें बीच में हो सकती है जो हुई भी ये टाइम। करेक्ट, तो इसके वजह से हुआ क्या कि बिल अनाउंस हुआ, बिल अनाउंस होने के बाद कुछ तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले, इतने सारे चेंजेस करने वाले हैं। उसके बाद फाइनेंस एक्ट निकलने के पहले उन्होंने बिल में ही चेंज कर दिया। और जब ये सब चीजें होती है ना, तो समझना कि कभी भी बिल कभी भी बिल जो आता है वो इनकम टैक्स का बिल नहीं होता है, वो बिल होता है एनुअल फाइनेंस बिल। फाइनेंस का बिल होता है एनुअल फाइनेंस बिल एंड नॉट द इनकम टैक्स बिल। तो इसकी वजह से बात समझो कि कभी भी इनकम टैक्स में कुछ भी चेंजेस लाने होंगे ना, तो कभी भी वो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू नहीं लिए जाते। वो किसके थ्रू चेंजेस लाए जाते हैं? चेंजेस लाए जाते हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। मतलब अमेंड क्या होता है? फाइनेंस एक्ट अमेंड होता है, इनकम टैक्स एक्ट अमेंड नहीं होता है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मुझे टैक्स रेट्स देखने होंगे तो मुझे फाइनेंस एक्ट में दिखेंगे या इनकम टैक्स एक्ट में दिखेंगे? तो तुम लोगों को वो दिखेंगे फाइनेंस एक्ट में। करेक्ट है, जो फाइनेंस एक्ट में बोला जाता है कि कौन सा रेट किस पे एप्लीकेबल होगा। राइट, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है रेट्स के केस में? फाइनेंस एक्ट पढ़ना है। राइट, ओके, तो टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द फाइनेंस एक्ट, नॉट बाय द इनकम टैक्स एक्ट। चेंजेस किए जाएंगे तो फाइनेंस एक्ट से किए जाएंगे। एक्चुअली अगर तुम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पीछे देयर आर सर्टेन पेजेस जिसमें टैक्स रेट्स के बारे में बात की है, बट चेंज करना होगा तो फाइनेंस एक्ट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वेनेवर इन फ्यूचर मैं कभी भी ये वर्ड यूज किया ना, टोटल इनकम, मैंने कभी भी ये टोटल इनकम ये वर्ड यूज किया ना, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेट टोटल इनकम। वेनेवर आई विल से टोटल इनकम, इट इज assumed that I'm talking about net total income and not gross total income. It is very important to understand this right now at the initial lectures, so that जब भी आगे बात करूंगा टोटल इनकम का, I will always talk about net total income unless I'm specifically talking about gross total income. अदरवाइज मैं स्पेसिफिकली ग्रॉस टोटल इनकम बोलूंगा, अदरवाइज टोटल इनकम ही बोलूंगा। अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट, ओके। सो इट मींस टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस आफ्टर परमिसिबल डिडक्शंस एक्सेप्ट इनकम्स टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स। सर ये क्या होता है? चलो ये पहले देखते हैं। देखो, जो टैक्स रेट्स होते हैं ना, जो टैक्स रेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सब लोग पूरा फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इधर लिखता हूँ टैक्स रेट्स, लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ नॉर्मल टैक्स रेट्स, स्पेशल टैक्स रेट्स। ठीक है, नॉर्मल टैक्स रेट्स मतलब क्या? स्लैब रेट हो या मे बी 30% फॉर द कंपनी हो, मतलब नॉर्मली जो सबको अलग अलग एंटिटीज को या अलग अलग पर्सन को एप्लीकेबल होता है वो नॉर्मल टैक्स रेट्स में आता है। बट दे हैव सेड दैट वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग सम स्पेशल टैक्स रेट्स। नाउ व्हाट आर दी स्पेशल टैक्स रेट्स? स्पेशल टैक्स रेट्स आर एप्लीकेबल ऑन स्पेशल इनकम्स, स्पेशल इनकम्स। और स्पेशल इनकम्स मतलब कौन से मालूम है? मैं अभी बहुत स्पेसिफिक नहीं जाता, मैं इधर ऊपर अभी के लिए लिख देता हूँ कैपिटल गेन्स। मैं ब्रैकेट में ना सेक्शन नंबर जस्ट लिख के रखता हूँ, मे बी अभी तुम लोगों को नहीं समझेगा बट आगे जाके रेफरेंस से भी आएगा, तभी तुम लोग के सेक्शन नंबर्स देख सकते हो। 112A, सेक्शन नंबर 112 एंड सेक्शन नंबर 111A। सर व्हाट इज 112A? अगर मैंने कौन सा एग्जाम्पल से बात करता हूँ, 112A में क्या आएगा मालूम है? अगर मेरे पास कौन सा शेयर्स है और मैंने वो 2-3 साल यूज किया है, मतलब लॉन्ग टर्म है वो मेरे पास, और वो मैंने बेच दिया, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो किधर टैक्स होगा? 112A में टैक्स होगा। मे बी तुम लोगों को अभी कुछ नहीं समझेगा पर एग्जाम्पल समझो। ठीक, 112 में क्या आएगा? मेरे पास घर है, वो मैंने 70 साल पहले परचेज किया था, वो मुझे बेचना है, तो जो भी गेन आएगा वो 112 में टैक्स होगा। सर 111A क्या है? 111A में हम लोगों को, अगर मैंने रिलायंस का शेयर 2 दिन पहले परचेज किया था और 4 दिन पहले परचेज किया था, वो मुझे आज बेचना है प्रॉफिट पे, तो वो उस पे जो भी गेन आएगा वो 111A पे टैक्स हो जाएगा। राइट, सो कैपिटल गेन्स के जो भी टैक्स रेट्स लिखे हैं ना, मतलब कैपिटल गेन्स आर स्पेशल इनकम्स। कैपिटल गेन का इनकम जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? हम स्पेशल इनकम बोलते हैं।
राइट? ओके, इसका क्या रेलेवेंस है बताता हूँ। उसके बाद दूसरा आता है कैजुअल इनकम। क्या होता है कैजुअल इनकम? कैजुअल इनकम मतलब तुम लोग जो खेलते हो ना, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब होता है कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम पे लगता है 30%, फ्लैट 30%। नो, अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ दीज आर द स्पेशल इनकम्स। स्पेशल इनकम्स में कैपिटल गेन के जो भी टैक्स रेट्स है वो स्पेशल इनकम्स है। कहने से वो स्पेशल इनकम्स के रेट्स आर गोइंग टू बी स्पेशल टैक्स रेट्स, बराबर। एंड कैजुअल इनकम जो है वो भी एक स्पेशल इनकम है और उसका टैक्स रेट इज गोइंग टू बी स्पेशल टैक्स रेट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। अभी नॉर्मल टैक्स रेट क्या होता है? स्लैब रेट इज अ नॉर्मल टैक्स रेट, करेक्ट। अभी समझना ये जो नॉर्मल टैक्स रेट्स है ना, वो किधर लिखे हैं? नॉर्मल स्लैब रेट्स और टैक्स रेट्स आर गिवन इन फाइनेंस एक्ट। और ये जो स्पेशल टैक्स रेट्स है ना, दीज आर गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नॉर्मल स्लैब रेट्स फाइनेंस एक्ट, स्पेशल टैक्स रेट्स इनकम टैक्स एक्ट। जस्ट इंफॉर्मेटिव है ये। जस्ट एक बार लिखना ना तुम लोगों के बुक में। हो गया, मेरे साथ ही लिख रहे थे क्या? और इधर ना, इधर नॉर्मल टैक्स रेट के इधर ना एक एग्जांपल लेके रखना। एक आता है स्लैब रेट, कॉरपोरेशन टैक्स रेट, मतलब जो कंपनीज को लगता है, ये सब इधर आएंगे। स्पेशल इनकम्स आर डिसाइडेड पहले से कि कैपिटल गेन के इनकम्स आर स्पेशल इनकम्स, कैजुअल इनकम्स आर स्पेशल इनकम्स। इज एवरीवन डन? कैन वी मूव अहेड? ठीक, ओके, आ जाओ। अभी मैं दिखा रहा था तुम लोगों को रैपिड ना। देखो, total income in it means total income from all sources after all permissible deductions except incomes taxable at special rates। बेसिकली क्या बोल, ये छोड़ दे, अभी के लिए छोड़ दे, ये पूरा पॉइंट छोड़ दे एक्सेप्ट वाला पॉइंट, क्योंकि ये तुम लोगों को डिडक्शन के चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ देयर विल बी सर्टेन पॉइंट्स जिसमें मैं ये चीज तुम लोगों को बोलूंगा, ये स्पेसिफिकली ये चीज तुम लोगों को बोलूंगा कि ये जो चीज है ना, ये हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज आपको इसका अंडरस्टैंडिंग बाद में आएगा। सो टेंशन मत लेना, जब भी बाद में हम लोग करेंगे ना, मैं वापस पीछे आके बताऊंगा ये देखो इधर हम लोग ने छोड़ा था। बिकॉज क्या होगा ना, अभी मैंने अगर बोला कि नहीं सब कुछ, मतलब अगर इफ आई से कि मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, तुम लोगों को लगा यार क्या करेगा भाई, ये तो इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसे ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करे तो तुम लोग के साथ नहीं करेगा ऐसा। तो पॉइंट इज कि कोई कोई चीजें बाद में समझ में आ जाएगी, बिकॉज दिस दीज आर जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स यार, तुम लोगों के तो एकदम बेसिक्स चल रहे हैं। सो तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, तो तभी समझ में आ जाएगा क्या सबका मतलब है वो। ठीक है। सो टैक्स रेट्स क्या है? टैक्स रेट्स क्या है देखो, अगर मैंने बात किया, ओके, डिफॉल्ट का इधर बात किया है।
नॉर्मल टैक्स रेट्स हम लोग ने इधर देखा था, बराबर। नॉर्मल टैक्स रेट्स देखो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मैंने तुम लोगों को बोला था, याद है? इंडिविजुअल, हम लोग ने इंडिविजुअल का बात किया था, बट यही सेम एप्लीकेबल होगा एचयूएफ, एओपी, याद है? एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सब लोगों को याद है? जॉइंट वेंचर है, पर वो दोनों इंडिविजुअल्स नहीं है। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंड कंपनी, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड कंपनी। ये आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। बट अगर वही जॉइंट वेंचर से भी दो इंडिविजुअल से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मैंने एग्जांपल दिया था यूनिवर्सिटी का, टेम्पल का, हॉस्पिटल का, तो ये किधर आता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आते हैं, करेक्ट? तो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, या नॉन सीनियर सिटीजन, मैं बेसिकली नॉन सीनियर सिटीजन हूँ, तो 0 to 2,50,000 इट इज नील, 2,50,000 to 5 lakhs it is going to be 5%, 5 lakhs to 10 lakhs it is 20%, above 10 lakhs it is going to be 30%। सिंपल, यही देखा था हम लोग ने लेस देन 60 के लिए। अभी इक्वल टू और मोर देन 60 बट लेस देन 80 ईयर्स, बट इधर क्या लिखा है? रेजिडेंट, ठीक। सो अप टू 3 lakhs it is going to be nil, 3 to 5 it is 5%, 5 to 10 it is 20%, and above 10 it is going to be 30%। सुपर। उसके बाद फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, ना 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 ना, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, इन दिस केस अप टू 5 lakhs it is going to be nil, 5 lakhs to 10 lakhs it is going to be 20%, and above 10 lakhs it is going to be 30%। सिंपल, ओके। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। सर अपने पर्सन में तो कभी एलएलपी बोला ही नहीं। देखो एक बार जाके, देखो एक बार पीछे जाके, जब पर्सन का डेफिनेशन लिखा उसमें फर्म तो था पर एलएलपी था ही नहीं कभी। अभी मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, यू विल नॉट सी एलएलपी इन पर्सन डेफिनेशन, बट एलएलपी इज अ पर्सन, तो क्या उस पर सर टैक्स रेट लगेगा ही नहीं क्या? देखो क्या हुआ ना, एलएलपी इज, ऐसे देखा तो बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट एलएलपी, 2008 में एलएलपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, पर इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 का है, राइट? उन्होंने क्या बोला मालूम है? काम करते हैं, ये जो एलएलपी है ना, वी वांट टू इंक्लूड इट इन द डेफिनेशन ऑफ फर्म, बट उनको रियलाइज हुआ कि जो चीज फर्म के लिए एप्लीकेबल होता है ना इनकम टैक्स में, वो सेम चीज एलएलपी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जो चीज फर्म के लिए एप्लीकेबल होता है, वही सेम चीज एलएलपी के लिए भी एप्लीकेबल होता है, एंड दैट्स व्हाई दे रोट द डेफिनेशन ऑफ एलएलपी इन द एक्ट, एज इफ, मतलब उन्होंने बोल दिया कि जिधर जिधर फर्म लिखा है ना, उधर उधर एलएलपी भी है, ऐसे अज्यूम करना। मतलब फर्म के डेफिनेशन में ही एलएलपी आ गया, ऐसा उनको बोलना है। तो जिधर जिधर अगर फर्म को एक 30% रेट लगता है, तो एलएलपी को ऑटोमेटिकली 30% रेट लगता है। सो एलएलपी इज नॉट डिफाइंड, लाइक इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पर्संस, बट कहने से फर्म मेंशन किया है, तो अगर फर्म मेंशन किया है, इसका मतलब एलएलबी भी मेंशन्ड है। आई होप यू आर क्लियर। दो जिसमें एक जन जैसा है वो, बराबर एकदम, ओके। तो फर्म्स, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, इन सबके लिए द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फ्लैट 30%, फ्लैट 30% भाई, इधर उधर नहीं। अभी फ्लैट स्लैब रेट नहीं, सीधा 30%। अगर तूने 3 रुपए कमाया ना, 3 रुपया, इफ यू अर्न 3 rupees, तो भी तुझे 30 तक का देना पड़ेगा। समझ आया तुझे? स्लैब रेट का बेनिफिट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, बट नॉट टू द फर्म। फर्म को सीधा का सीधा कितना है? फ्लैट 30%, सीधा फ्लैट, विदाउट एनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, बीईएल मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। इजी, नो वरीज, ओके। तो एक बार नोटबुक में एक चीज लिख लेते हैं, नोटबुक निकालो एक बार, और लिख दो टैक्स रेट्स फॉर फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। और लिखना फ्लैट 30%, नो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट।
चलो बड़े आगे। अच्छा, दूसरा बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे क्या होता है, देखो। जो अमूल था ना, अमूल, अमूल वॉज अर्लियर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स फॉर देयर मेंबर्स। बट अभी उनको समझा कि नहीं, अभी हम लोग बहुत बड़े बन गए, तो अभी हम लोगों को फंडिंग और वो सब अलग लेवल पे चाहिए। और इसके वजह से उन्होंने सोचा यार कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोगों को कंपनीज के फायदे नहीं मिलते, एंड दैट्स व्हाई दे कन्वर्टेड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी इनटू अ कंपनी, एंड नाउ इट इज अ नॉर्मल कंपनी अमूल। पर पहले कौन था? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी था। हम लोगों को क्या लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब वो रहने का कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ? नहीं, वो भी है ही, बट ये एक बिजनेस का कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो उसके मेंबर्स के लिए काम करता है, राइट? तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, उनके लिए टैक्स रेट्स क्या है? द टैक्स रेट्स आर एकदम सिंपल। 0 to 10,000 rupees, it is 10%. 10,000 to 20,000, it is going to be 20%. And above 20,000, it is going to be 30%. बस इतना सिंपल है, पर इसका एक क्वेश्चन करेंगे बिकॉज एमसीक्यू बुकलेट में इसका एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टैक्स रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टैक्स रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, उसमें सबसे पहले लिखो 0 to ₹10,000 इज गोइंग टू बी 10%। सो इट नील, मतलब नील नहीं है, ये 10% ही है, सीधा 10, सीधा चालू टैक्स रेट्स, नील नहीं है। तो 0 to 10,000 इज गोइंग टू बी 10%। उसके बाद 10,001 टू ₹20,000 इज गोइंग टू बी 20%। ₹20,001 above 10,000, sir, up above 20,000 it is 30%. Okay, now I will give you one example. One cooperative society, total income is ₹90,000. Can you find out the tax amount for me? Okay, when I say tax amount, you just give me one figure। देखो, और जो फिगर बोलोगे ना, जो फिगर बोलोगे उसके लिए 2 मार्क्स है। सो तुम लोगों को जो जो भी करना है वो मुझे करके दे दो, और मुझे एक फिगर देना कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स अमाउंट क्या होगा। 24,960, 24,960, 24,960। ठीक है, अभी ये कैसे किया देखो एक बार, ये कैसे किया देखो एक बार। 0 to 10,000 10% है, इधर भी स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होगा। अभी तक कुछ दूसरा सिखाया नहीं मैंने, तो यही यूज करो। सो 0 to 10,000
के स्लैब में जीरो माइनस नहीं है, 0 to 10,000 के स्लैब में 10% लगेगा, तो कितने है इसमें अमाउंट? 10,000 इंटू 10% कम्स टू 1,000। 10,000 टू 20,000 में कितना अमाउंट है? कहने से वापस 10,000 अमाउंट है इसमें, इंटू 20%, ये कितना आएगा? 2,000। एंड अबाउट 20,000 कितना है? देखो ना कितना, 90,000 बोला ना मैंने, 90,000 है, मतलब अबाउट 20,000 कितना है? 70,000। सो कैन आई से 20,001 टिल 70,000, इसके अंदर कितना अमाउंट है 50,000 का? नहीं, सॉरी सॉरी, 90 टू 90,000, इसके अंदर कितना अमाउंट है 70,000 का? इंटू 30%, बराबर, ये कितना आएगा? 21,000। टोटल 24,000। बट इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये कितना आएगा? 960। सो टोटल कम्स टू 24,960 टैक्स लाइबिलिटी। इजी है, बड़े आगे। ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अभी एक बार देखते हैं वापस कि हम लोगों ने क्या क्या किया। अभी तक देखा हम लोग ने इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंडिविजुअल्स में 3 पार्ट। सबसे पहले सब लोग वापस मेरे साथ रिपीट करना, घर बैठे बैठे, घर, लाइब्रेरी, जो भी है। इंडिविजुअल एचयूएफ किया, फर्म, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, फर्म किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी किया। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का 3 कैटेगरीज, लेस देन 60 years, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट दोनों। इनके लिए द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी 0 to 2.5 lakhs नो टैक्स, 2.5 to 5 lakhs it is going to be 5%, 5 to 10 lakhs it is going to be 20%, and more than 10 lakhs it is going to be 30%। सुपर। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मेरा 60 और अबव होगा एज, एंड लेस देन 80 होगा, और मैं रेजिडेंट रहूंगा, तो the basic exemption limit will be extended from 2,50,000 to 3 lakhs, which means 0 to 3 lakhs it is going to be 5%, 3 to 5 it is, sorry, 0 to 3 lakhs it is going to be nil, 3 to 5 is going to be 5%, 5 to 10 it is going to be 20%, and above 10 it is going to be 30%। सुपर। थर्ड पॉइंट, अगर मैं एक सुपर सीनियर सिटीजन रहूंगा और मैं रेजिडेंट रहूंगा, देन इन दैट केस द एक्सटेंडेड लिमिट विल बी 5 लाख रुपीज। इसका मतलब 0 to 5 lakh rupees no tax, 5 lakhs to 10 lakhs it is 20%, and more than 10 lakhs it is going to be 30%। सुपर। उसके बाद फर्म का बात किया, अगर फर्म का होगा, देन इन दैट केस फ्लैट 30% विल बी एप्लीकेबल। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात किया, देन इन दैट केस 0 to 10,000 नो, नील नील नहीं है इसमें, 0 to 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, एंड अबाउट 20,000 इट इज गोइंग टू बी 30%। और हम लोग ने ये भी स्लैब रेट के हिसाब से ही करना है। जो भी आंसर आएंगे सब में 4% एचईसी ऐड करना, इररिस्पेक्टिव, नो कंडीशंस अटैच टू एचईसी। हमेशा सब में, सब असेसी, सब पर्सन जो भी टैक्स आएगा ना, उसमें 4% आएगा। आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात जा रहे हैं, दैट इज टैक्स रेट फॉर कंपनीज। टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिबेट नहीं आता। अभी रिबेट के बारे में कुछ बताया क्या मैंने भाई? ठीक है, ध्यान देना अभी। कंपनीज का, कंपनीज में देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक होता है डोमेस्टिक कंपनी,
एक होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है सर? फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट इज फ्लैट 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 40%। 40% इज अ फ्लैट रेट फॉर द कंपनी। फ्लैट रेट कितना? 40%। जो भी इधर के पैसा कमाएगा ना, 40% टैक्स लगता है फॉरेन कंपनी को। सोच, 1 लाख कमाया, 40,000 रुपए गवर्नमेंट को जाएगा, 40,000 प्लस एचईसी। एचईसी अलग। अंडरस्टैंडिंग? देखो, कंपनीज के केस में अगर मैंने बात किया फॉरेन कंपनीज का, कंपनीज अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज, देन इन दैट केस द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी 40%। ठीक है। अभी देखो, अभी बात ऐसा है, दूसरा बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनीज का। डोमेस्टिक कंपनीज में तुम लोगों को बताओ, देयर आर टू टैक्स रेट्स। ये स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, स्पेशल केस बोल रहा हूं मैं, ये स्पेशल केस है, स्पेशल टैक्स रेट नहीं। डोमेस्टिक कंपनी में जनरली द टैक्स रेट इज 30%। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सेठ उन्होंने बोल दिया 30% टैक्स लगेगा भाई। इसमें कुछ भी इधर उधर का बात नहीं, सीधा 30%। मतलब अगर 1 रुपया कमाया तो भी 30%, 3 रुपए कमाया तो भी 30%, 3 करोड़ कमाया तो भी 30%। इधर दिस इज सिमिलर टू फॉर्म एवरीबडी, दिस इज सिमिलर टू फॉर्म, एब्सोल्युटली राइट। तो फॉर्म को देख के तुम लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों सेम है। डोमेस्टिक कंपनी जनरली करेक्ट 30%। अभी प्लस एचईसी होगा। स्पेशल केस क्या है मालूम है? स्पेशल केस में उन्होंने बोला, हम लोग कौन सा फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं, हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25। कौन से साल का? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के साल का बात कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 24-25, तुम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो, नॉट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, एनीथिंग इज फाइन। ध्यान देना अभी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स रेट क्या लगेगा इज द क्वेश्चन, राइट? तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला कि एक काम कर, यू चेक योर टर्नओवर, यू चेक योर टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब मुझे क्या करना है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टर्नओवर देखना है। इफ दैट टर्नओवर इज अप टू 400 crores, in that year's turnover I had earned only up to 400 crore, then in that case in the current year I am required to pay tax only of 25%। मतलब मैं 2021-22 में अगर मैं छोटा कंपनी रहूंगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इफ माय टर्नओवर इज अप टू 400 crores, देन इन दैट केस इन द करंट ईयर आई एम रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ओनली एट द रेट ऑफ 25%। बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू टेल यू दैट कि भाई 21-22 में अगर तेरा 21-22 स्पेसिफिकली क्यों, ऐसा कुछ वो साल में कुछ हुआ नहीं था, बट यूजुअली तुम लोग ने देखा होगा, यूजुअली तुम लोग ने देखा होगा प्रीवियस दो दो साल के वो लोग देखते हैं, पर इन दिस केस दे हैव सीन अबाउट 3 years पहले। 3 साल पहले का देखा कि भाई अगर वो साल में तू छोटा आदमी होगा ना, देन इन दैट केस ये साल में तेरा टैक्स रेट इज गोइंग टू बी 25%। So can I say this is a benefit for me? Yes. Am I looking at the current year's turnover? No, I'm not looking at the current year's turnover. I'm looking at the turnover of a financial year 21-22. 21-22 mein what is that turnover which I had earned? That was less than or equal to 400 crore. The tax rate for today in the current year is going to be 25%. This is a concessional tax rate. So इधर condition ये है 25% if turnover in financial year 21-22 is less than or equal to 400 crores। मैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखता हूं, वी आर looking at financial year 21-22 turnover for determining current year tax rate, current financial year tax rate।
That is financial year 24-25. इधर स्मॉल कंपनी का कुछ कुछ भी इधर मिक्स मत करना. देयर इज नो क्वेश्चन, दैट इज कंपनीज एक्ट, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट, देयर इज नो इंटरकनेक्शन ऑफ दैट. सो कंपनीज के केस में टोटल क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट्स. एक फॉरेन कंपनी हुआ तो 40%. डोमेस्टिक कंपनी के जनरली इट इज 30%. बराबर है. अगर जनरली 30% है, ठीक है. और अगर स्पेशल केस का बात किया तो ये साल में टैक्स रेट क्या होगा, इट कैन इधर भी 30% और 25%. 25% कभी होगा जब भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टर्नओवर इज अप टू 400 crores. देन इन दैट केस इन द करंट ईयर आई नीड टू पे टैक्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. आई होप यू आर क्लियर. एक बार तुम लोगों के बुक में लिखोगे प्लीज, उसके बाद हम लोग आगे का बात करते हैं. ये देखो मैंने इधर लिखा है. कंपनी के केस में डोमेस्टिक अगर होगा, इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन प्रीवियस ईयर 21-22 इज लेस देन और इक्वल टू 400 crores, द टैक्स रेट इज 25%. बट इन अदर केसेस इट इज गोइंग टू बी 30%. एंड फॉरेन एंड अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होगा, इट इज गोइंग टू बी 40%. कंपनी बनाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा एलएलपी से, यू कैन सी दैट. बट एलएलपी के अलग पॉइंट्स है. एलएलपी तुम लोग ने पढ़ा होगा फाउंडेशन में. तुम लोग ने पढ़ा फाउंडेशन में, अभी नहीं, तुम लोग ने अभी ये किया ना, अभी तो नहीं पढ़ा नहीं. एलएलपी फाउंडेशन में है ना, एलएलपी लॉ इंट्रोडक्शन ऐसे कुछ है ना. हाँ, निकाल ही दिया पूरा. ये अच्छा क्वेश्चन है, कविंद्र ने पूछा है. ये केस 21-22 से पहले एग्जिस्ट करता था क्या? मैं तो लोगों को बताऊं, एवरी ईयर 2-2 साल से एक्सीड होता था, पर ये साल दिस इज द ओनली ईयर विच वेयर दे हैव गिवन द डिफरेंस ऑफ 3 years. कभी भी तूने अगर 2020 में लॉ देखता ना, तो 2018 19 17 18 2021 का अगर तूने देखा, तो 18-19 का उन्होंने बात किया था. तो 2-2 साल पहले का बात किया था, पर ये साल उन्होंने 3 साल का गैप रखा. आज का साल 24-25, तो 21-22 रखा. राइट. बट बात ऐसा है कि एवरी ईयर ये 2-2 साल से आगे बढ़ता है. मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर आगे गया, तो पिछला जो 400 करोड़ का ईयर है वो भी आगे जाएगा. वैसा होता है वो. एवरी ईयर होता है ये 400 करोड़. हाँ, सीएमए में होगा, बराबर. सीएमए में था. ठीक है, ओके. ये एक बार लिखना ना तुम लोगों के बुक में. सीएमए में नहीं था, अच्छा. सीएम नहीं, सीएमए है क्या अभी भी? अच्छा, इंट्रोडक्शन है. ठीक है, लिखो. रिकॉर्डेड वाले लोग, आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ. एक बार तुम लोग पॉज करके देखना. कविंद्र ने क्वेश्चन पूछा है 25-26 में फाइनेंशियल 21-22 का देखेंगे क्या? ऐसा नहीं है, वो फाइनेंस एक्ट में बताया जाएगा, चेंज हुआ तो. कुछ फिक्स नहीं है. सर, एक फर्म टैक्स पे कर देगी तो उसके मेंबर्स को फिर इनकम टैक्स नहीं होगा. सब आएगा, सब आएगा. वी आर टू अर्ली टू डिस्कस दिस. सब समझेगा. डोंट बी इन हरी. उसके बाद में तुम लोगों को इतना ज्ञान देने वाला हूं ना, तुम लोगों को बस अभी नहीं चाहिए सर, बस. एंजॉय दिस पीरियड जिधर मैं कम ज्ञान दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये अपना बात कंप्लीट हुआ, बराबर. सो 30, 25 एंड 40. सो बेसिकली 40% इधर फॉरेन कंपनी, 30% यूजुअली. बट 25% भी लग सकता है, कभी लग सकता है स्पेशल केस में. ठीक है, ओके. याशी एक बार पीछे जाके देखना, मैंने एक्सप्लेन किया था 10 का. स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. अभी हम लोग बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स. मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है मालूम है, कंपनीज के लिए ना. कंपनीज के लिए ये तो रेट्स हम लोग ने दे दिया, अभी कंपनीज का हम लोग और स्पेशल रेट्स देखते हैं. कंपनी के स्पेशल रेट्स. अभी स्पेशल रेट्स फॉर कंपनीज.
तुम लोग देखो कंपनीज को कितने बेनिफिट्स है, मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते इतने उन्होंने टैक्स रेट देके रखे। स्पेशल रेट्स फॉर कंपनीज, इसमें उन्होंने दो सेक्शंस ऐड किए। सेक्शन नंबर 115 BAA बा, एंड सेक्शन नंबर 115 BAB, BAA एंड BAB। इसमें क्या लिखा है देखो, अगर तू एक कंपनी है, देन इन दैट केस तेरे लिए द लिमिट इज गोइंग टू बी 22%। कितना टैक्स रेट कितना आएगा? 22% इन केस ऑफ BAA, एंड BAB होगा तो इट इज गोइंग टू बी 15%। सर ये क्या लिखा है देखो, मैं पूरा का पूरा तुम लोगों को समझाता हूं कि क्या कैसे क्या क्या उन्होंने किया है। 115 BAA में द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी 22% with certain conditions of course, and 115 BAB में the tax rate is going to be 15%। 22% एंड BAB में 15%। ओके सर, अभी इधर जाके पढ़ते हैं क्या है। 115 BAA, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज tax shall be payable at the rate of 22% provided the company shall not avail any exemption or deduction। मतलब तुम लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझता नहीं होगा कि क्या है, बट समझो कि कौन से भी आगे जाके सेक्शन नंबर 10 में एग्जाम्पशंस का बात किया है ना, वो कुछ नहीं मिलेगा, और डिडक्शंस का सेक्शन नंबर 80 में जो बात किया है वो भी कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली तुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधा का सीधा हम लोग 22% टैक्स लगाएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि सर 22% टैक्स के साथ साथ उतना ही होगा क्या और HEC होगा क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, 22% प्लस 10% ऑफ सरचार्ज प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो सब पे मैं आऊंगा। 22% के साथ साथ 10% ऑफ कंपल्सरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ द पॉइंट इज सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरचार्ज? ये सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स। सर ये तो गलत है, मान लिया गलत है, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूं ये गलत है। सरचार्ज इज रॉन्ग, बट सरचार्ज के पीछे इंटेंशन इज कि जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं ना, उन पे टैक्स लगाना है। आगे जाके तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिखेगा कि एक्स्ट्रा जो पैसा कमाते हैं ना, उनको सरचार्ज सरचार्ज चार्ज किया जाता है। मतलब टैक्स ऑन टैक्स, नॉर्मल टैक्स तो कंप्यूट हो ही रहा है, बट उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे और टैक्स लगाएंगे, एंड दैट इज सरचार्ज। ओके, मैं इस पे डिटेल डिस्कशन करूंगा, पर अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज फाइन कि दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। सो बेसिकली 22% इज द टैक्स, प्लस 10% कंपल्सरी सरचार्ज एंड 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कंप्यूट कैसे होगा सर? सर सिंपल है ना, 22% plus 10%, 32%, 32% plus 4%, it is going to be what? 36%। सर क्या सर है सर फाउंडेशन क्लियर किया हम लोग। देखो 22 प्लस 10 प्लस 4, कभी भी सरचार्ज ऐड होता है ना, वो इनकम पे नहीं होता है। सो इसके वजह से तुम लोग क्या करोगे मालूम है? देखो ये जो 10% है ना, दिस 10% टू बी कंप्यूटेड नॉट ऑन इनकम बट ऑन 22%। अंडरस्टैंडिंग? तो कैसे कंप्यूट होता है मालूम है? ये 22 है प्लस 10% में सरचार्ज कितना आएगा? सरचार्ज इज गोइंग टू बी 2.2। सरचार्ज इस पे आता है टैक्स पे, टैक्स ऑन टैक्स बोला ना मैंने, सरचार्ज आता है 10% ऑन 22, टोटल करो कम्स टू 24.2, और इसके ऊपर HEC लगाओ, ये कितना आता है? HEC 4% आएगा, वो किस पे आएगा? 24.2 पे आएगा, वो कितना आएगा? 4%। सो टोटल 25.168। दिस इज द इफेक्टिव टैक्स रेट, दिस इज द इफेक्टिव टैक्स रेट। कैसे किया? टैक्स रेट 22 प्लस सरचार्ज ऐड किया 2.2,
आ गया 24.2 और इसके ऊपर HEC लगाया। सो इधर लिखता हूं मैं 0.968। करेक्ट, 0.968। ओके, तो कैन आई से बोलने के लिए 22% है, प्लस 10% कंपल्सरी सेस लग रहा है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है। सर इतने ही कंडीशन है क्या? नहीं, एक कंडीशन ये है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू डोमेस्टिक कंपनीज। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू डोमेस्टिक कंपनीज, दिस इज वन। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर तू ये सेक्शन में फॉलो हो रहा है तो तू एग्जाम्पशंस नहीं ले सकता और डिडक्शंस नहीं ले सकता। सर डिडक्शंस मतलब क्या होता है? मैं, अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था कि डिडक्शंस का एक एग्जांपल लिया था कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए मुझे डिडक्शन मिल जाता है इनकम से, राइट? मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया या मैंने LIC में इन्वेस्ट किया, तो जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट इज सेइंग यू टेक अ डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम। अच्छी बात है यार ये तो चीज। तो ये इंडिविजुअल के लिए यूजुअली एप्लीकेबल होता है, पर कंपनीज के लिए क्या हो सकता है? समझ, तूने डोनेशन किया, PM केयर्स फंड, जो सबसे बड़ा, मतलब इतना चर्चा चल रहा था उस पे कि PM केयर्स फंड का कोई कुछ दिखाता ही नहीं है, किधर स्पेंड होता है, क्या होता है। तो PM केयर्स फंड में मैंने 1 करोड़ रुपए डाल दिया। गवर्नमेंट बोल रहा है अगर तू PM केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपए डाल रहा है ना कंपनी, देन इन दैट केस यू कैन टेक अ डिडक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम योर टोटल इनकम। यू डोनेट, यू टेक अ डिडक्शन, डोनेट, टेक अ डिडक्शन, यू स्पेंड, टेक अ डिडक्शन। तो वो डिडक्शन जो मिलता है ना, वो इधर मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज उन्होंने टैक्स रेट्स में कंसेशन दिया, इसके वजह से। एक हमेशा याद रखना, कभी भी गवर्नमेंट एक हाथ से जब ये देता है ना, दूसरे हाथ से 50 चीज लेके जाता है, और उसमें से वन ऑफ द मेजर हिट इज दिस। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, समझ रहा है सबको कि 10-20% है, प्लस 10% सरचार्ज, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका कंडीशन है कि डोमेस्टिक कंपनीज होना चाहिए एंड एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया 115 BAA। मतलब समझ रहे दोस्त कि मेरे पास अभी कितने कितने, अभी के डिस्कशन के हिसाब से डोमेस्टिक कंपनी के पास कितने ऑप्शंस है? जनरली 30%, वो तो अप्लाई कर ही सकता हूँ। स्पेशल केस में 25%, दिस 25% इज विदाउट एनी कंडीशन, स्ट्रेट ले ली 25%। एक ही कंडीशन है वो 400 करोड़, दैट्स इट। वो एग्जाम्पशन डिडक्शन सब मिल जाएगा इसमें, ये 25 में। उसके बाद स्पेशल टैक्स रेट में 115 बा, उस पे टैक्स रेट इज 22% प्लस 10% सरचार्ज कंपलसरी, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें डोमेस्टिक कंपनीज को लगेगा, एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड? इजी एकदम। अभी बात करते हैं 115 BAB पे। ये जो BAB है ना, ये भी किसके लिए एप्लीकेबल होता है? डोमेस्टिक कंपनीज को। बट इसमें और एक चीज है, इसमें और एक चीज है, एंड व्हाट इज दैट? विच हैज बीन सेटअप एंड रजिस्टर्ड, मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी है ना, वो ये पीरियड में सेटअप एंड रजिस्टर होना चाहिए, एंड इट शुड स्टार्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग बिफोर 31/3/2024। मतलब कैन आई से दिस इज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनीज हु आर इनटू मैन्युफैक्चर। देखो ना, डोमेस्टिक कंपनीज विच हैज बीन सेटअप and registered on or after 1/10/2019 and commences manufacture of article or thing before 31/3/2024। 19 से लेके 24 तक तूने कमेंस करके, मतलब मैन्युफैक्चर कमेंस करना चाहिए। सेटअप भी 19 के बाद होना चाहिए, अक्टूबर 1/10/2019, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट चालू होना चाहिए 31/3/24 के पहले। Then the tax rate will be applicable, that is 15% plus 10% compulsory surcharge plus 4% health and education cess। इधर लिखो प्लस 4% health and education cess। This is applicable to domestic companies। सेटअप कभी होना चाहिए? 1/10/2019 से लेके 31/3/2024। कमेंस एंड मैन्युफैक्चर
सेटअप एंड कमेंस मैन्युफैक्चर। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, देखो इसमें वो एग्जाम्शन डिडक्शन का है क्या, देखो, यस, शैल नॉट अवेल एनी एग्जाम्शंस एंड डिडक्शंस, तो उधर जाके लिखते हैं एग्जाम्शंस नहीं, डिडक्शंस नहीं। डन। Okay. So if we have to just take a quick summary of whatever we have done in companies में, can I say there were four rates? एक था 30% डोमेस्टिक कंपनीज है, एक था 25%, एक था 22% और एक था 15%। 30% में कुछ नहीं, सीधा क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होता है, मतलब कहने से 4% ऐड होगा सिर्फ, करेक्ट। उसके बाद प्लस वापस इधर भी 4.5 4%, सॉरी, तो इधर भी कुछ कंडीशन है, नो नो अदर कंडीशन, इसमें भी कुछ कंडीशन है, नो कंडीशन, नहीं एक्चुअली है, एक है, टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 should be less than or equal to 400 crore। ठीक है, ये इधर कंडीशन आ गया। उसके बाद 22% प्लस 10% ऑफ सरचार्ज प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है कि वो डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए एंड एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो 15% प्लस 10% प्लस 4%, इसमें क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, 110-19 से लेके 31-3-24 तक का सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए एंड एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ये तेरा समरी बन गया। छोटा सा समरी लिख के रखना ना। ऊपर लिखना डोमेस्टिक कंपनीज। सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए बिटवीन, मतलब कंपनी ने सेटअप करना चाहिए फ्रॉम 1-10-2019 से आगे एंड उसने मैन्युफैक्चरिंग कमेंस करना चाहिए बिफोर 31-3-2024।
ठीक है, तो उसके केस में टैक्स रेट क्या लगेगा? अगर वो ऐसा डोमेस्टिक कंपनी होगा तो 15% टैक्स रेट लगेगा, 10% कंपल्सरी सरचार्ज एंड 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसमें उसको एग्जाम्शन डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा। कहने से दिस इज अ कंसेशनल टैक्स रेट यार। 30% यूजुअली लगता है, तो भी 15% दे रहे हैं, बराबर। तो इसके वजह से उन्होंने सब कुछ छीन लिया, एग्जाम्शन छीन लिया, डिडक्शन छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। अंडरस्टूड? ठीक है, तो दोस्तों इधर तक हो गया। अभी मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्राई टू गेट एन आंसर, ठीक है? ऑन 1/4 2024 इज माई बर्थडे। ठीक है, 1/4 2024 को बर्थडे है, और मेरा जो ये 1/4 24 को जो बर्थडे है ना, वो 60th बर्थडे, 60th। मुझे क्वेश्चन पूछना है तुम लोगों को, कहने से 60 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे वो बेसिक एग्जामेशन लिमिट का एक्सटेंशन का बेनिफिट मिल जाएगा एवरीबॉडी। जो 2.5 लाख था वो 3 लाख बन जाएगा। याद है ना, हम लोगों ने अभी देखा इंडिविजुअल के केस में, एक इंडिविजुअल है, उसका बर्थडे 1/4 2024 को, और वो 60th बर्थडे। नाउ कैन आई से नाउ आई विल बी एबल टू गेट दैट बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो 2.5 लाख का पहले मिलता था, अभी वो 3 लाख का ले सकता है। बेसिक एग्जामेशन लिमिट एवरीबॉडी, यस। तो बात समझो इधर, मेरा क्वेश्चन तुम लोगों को ये है, फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर आई विल बी एबल टू claim the higher basic exemption limit? Everybody will contribute in this. मेरा क्वेश्चन समझो, that from which financial year I will be able to claim higher limit of 3 lakh rupees instead of 2.5? कौन से फाइनेंशियल ईयर से आगे? मैं 1/4 को 60 कंप्लीट हुआ, 1/4 को। ओके, एक आंसर आया 24-25, दूसरा आंसर है 24-25, शिवम बोल रहा है 24-25, ठीक है। श्रेया 24-25, अपूर्व भी बोल रहा है 24-25, नकुल 24-25, हर्षिता 24-25, सब 24-25 बोल रहा है। क्यों? बिकॉज 1/4 को मेरा कंप्लीट हुआ है, बराबर। मेरा नाम क्या मालूम है? अमित महाजन। अभी अगर बात किया, लॉजिकली बात करने का सोचा हम लोग ने, सिया भी बोल रहे हैं, आयुष्मान बोल रहा है, श्रेया भी बोल रहा है, परफेक्ट है। अभी देखो, अभी लॉजिकली बात करने का बात किया हम लोग ने, तो बात तो करेक्ट है। 1/4 2024 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 को में के अंदर आई कंप्लीटेड माई 60 ईयर्स, बराबर है। तो 60 ईयर जो साल में कंप्लीट होगा, वो साल से मुझे बेनिफिट मिलना मिलना चाहिए। ये तुम लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं गवर्नमेंट के पास गया और मैं गवर्नमेंट को जाके बोला कि भाई गवर्नमेंट, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 24-25।
ये 24-25 में आप भी वही बोल रहे हो क्या कि मुझे 24-25 से हायर एग्जामेशन का बेनिफिट मिलेगा? तो वो बोल रहा है हाँ, तो क्योंकि 24-25 में तूने कंप्लीट किया 60 इयर्स। मैंने बोला कि सर, मैंने जो 60 इयर्स कंप्लीट किया ना, वो 31st मार्च को कंप्लीट किया है। जो मैंने 60 इयर्स कंप्लीट किया ना, वो एक्चुअली 31st मार्च को कंप्लीट किया है। बात समझो, 31st ऑफ मार्च 2024, मतलब मैंने 31st ऑफ मार्च 2024 को एक्चुअली 59 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे, और 31st मार्च 2024 को मेरा 60 इयर्स एक्चुअली कंप्लीट हो चुका था 11:59 पीएम को। नाउ आई वांट टू टेक द बेनिफिट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। 31st को ही मेरा 60 इयर्स कंप्लीट हुआ था, एंड दैट्स व्हाई आई वांट द बेनिफिट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। समझो बात को, ये बात कि मैं गवर्नमेंट को बोल रहा कि मुझे 23-24 से दे दो, बिकॉज 60 इयर्स मेरा 31st मार्च को ही कंप्लीट हुआ है। उन्होंने बोला नहीं, तो कंप्लीट हुआ है 1/4/2024 को। मैंने बोला कंप्लीट कभी हुआ? 31st मार्च के रात को 12 बजे। तो रात के 12 बजे तक 31st मार्च चल रहा था कि नहीं? उसके बाद ही 1 अप्रैल आया। तो समझ रहे हैं मैं कौन से लेवल तक जा चुका हूँ कि मतलब सब लेवल्स पार कर चुका हूं मैं डिस्कशन में। और इतना डिस्कशन में लेवल पार कर दिया ना, गवर्नमेंट ने भी हाथ जोड़ दिए मेरे सामने, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, तू मेरे साथ ये चिंदी पॉइंट पे झगड़ मत। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, तेरे लिए 60 इयर्स का जो बेनिफिट होगा ना, 60 इयर्स का जो बेनिफिट एक्चुअली शुड स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25, बिकॉज तूने 24-25 में कंप्लीट किया है। बट दे अग्रीड टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24। बोलो, और क्या बोल सकते हो तुम लोग? 23-24 में ही मुझे बेनिफिट देना चालू कर दिया, बिकॉज मैं एक्चुअली वैसे था मैं 59 ईयर्स का ही 23-24 में, बट स्टिल आई कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम 23-24। भाई गजब चल रहा है सब। कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट फ्रॉम। इसका एक क्लैरिफिकेशन है, इसका ना एक क्लैरिफिकेशन है, मतलब यही क्लैरिफिकेशन कि लास्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा, ये साल से नहीं होगा। लिख लो। मेरा असली वाला बर्थडे ये दिन पे है, ये दिन। 7/7। हाँ ऑफ कोर्स, ये तो 1 अप्रैल को एप्लीकेबल होगा, सिर्फ सिर्फ 1 अप्रैल वालों को। ये पॉइंट है, सेकंड के लिए नहीं। 2 दिन हुआ था सर, 2 दिन ऐसा नहीं। 1 अप्रैल वालों को सिर्फ। चला फॉर अ रीजन, यस। सिर्फ फॉरेन कंपनी नहीं आती इंडिया में, टैग ज्यादा है। नहीं, कैसा है, फॉरेन कंपनी इंडिया में नहीं आती, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो लोग इंडिया में ही एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेट इंडिया में कर लेते हैं। बट नहीं, वो सब वॉट एवर इट इज, 40% तो लगता है उनपे, वो तो चीज है। देख कैसा है ना, इंडिया में सिर्फ ज्यादा टैक्स नहीं है, सब जगह उतना ही टैक्स है। बट अगर कॉर्पोरेशन टैक्स का बात किया, तो इंडिया में काफी ज्यादा है। हम्म।
है ना? ठीक है, ये इतना हो गया। अभी एक बार ध्यान देना, हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया है, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सबसे पहले वी सॉ फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जिनका एज इज लेस देन 60 ईयर्स, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इनके लिए हम लोग ने टैक्स रेट देखा 0 to 2.5 लाख नो टैक्स, 2.45 5%, 5 to 10 20%, अबाउट 10 30%, 0.2 इसका ही इक्वल, मोर देन इक्वल टू 60, लेस देन 80 रेजिडेंट, 0 to 3 lakhs नो टैक्स, 3 to 5 5%, 5 to 10 20%, मोर देन 10 30%। तीसरा केस, more than or equal to 80, he is a resident person, 0 to 5 no tax, 5 to 10 20%, more than 10 30%। ठीक है, ये हम लोग ने पहले देखा। आफ्टर दैट वी सॉ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का क्या होगा दोस्त, फर्म का इट इज गोइंग टू बी 30%, ये भी हम लोग ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग ने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके लिए क्या था, 0 to 10 10%, 10 to 20 20%, मोर देन 20 30%। उसके बाद वी सॉ कंपनी। कंपनी के केस में टोटल कितने रेट्स, चार रेट्स। सबसे पहला रेट 30%, नो कंडीशंस टू बी, नो कंडीशन अटैच, 30% स्ट्रेट डोमेस्टिक कंपनी। दूसरा 25%, अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टर्नओवर इज अप टू 400 crore, then in that case in the current year I have to pay only 25% of tax, 30% 25%। इधर अभी कौन सा है, BAA बा एंड BAB बा, BAB बा एंड BAB बा। BAA मतलब फिर कितना टैक्स रेट इधर 22%, ये किसके लिए लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी के लिए लगेगा, बट एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा। 22 के साथ साथ कंपलसरी सरचार्ज भी लगेगा 10% का, एंड 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बराबर। उसके बाद आता है 15%, 15% प्लस 10% ऑफ कंपलसरी सरचार्ज प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेटअप होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहिए बिटवीन 1/10/2019 टिल 31st of March 2024। एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। दिस वॉज द, इधर तक हम लोग ने सब कुछ किया है, और सब लोगों को आई होप याद होगा, राइट। तो यही ऐसा ही अप्रोच से हम लोग पूरा टैक्स करेंगे, सो दैट कैसे करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे पूरा रिवाइज करेंगे, वापस आगे जाएंगे पूरा पहले का रिवाइज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो हेड, सो दैट इससे फायदा क्या होता है ना, तुम लोगों को मेरे क्लास के साथ साथ ही याद होना चालू हो जाता है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। तुम लोगों को कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर लर्निंग नहीं डालना पड़ता है, रीड करना पड़ता है बट लर्निंग के लिए नहीं डालना पड़ेगा, वो मेरा गारंटी। ठीक है, ये इधर कंप्लीट हुआ। देखो जरा नोटबुक देखो तुम लोगों का कितना भर गया, एकदम मस्त। अभी हम लोग बात करेंगे सरचार्ज पे। 1 मिनट का पानी पीने का ब्रेक ले लो, देन विल स्टार्ट विद सरचार्ज। 19%। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सरचार्ज। सरचार्ज का पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है सरचार्ज। सरचार्ज इज
Tax on tax. Surcharge is tax on tax. This is also called as rich tax. मतलब भाई समझना कि विनीत, अरे भाई वॉइस बराबर है, जरा तेरा देख लेना. सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिच टैक्स. अभी ये क्या होता है देखो. सरचार्ज ऑन टैक्स तो हम लोगों को मालूम है, बराबर. नॉर्मल हम लोग ने पहले टैक्स निकाला, उसके ऊपर हम लोग सरचार्ज निकालेंगे. बात समझो कि यार सरचार्ज हम लोग निकाल रहे हैं ना, अगर सरचार्ज निकाल रहे हैं ना, कभी भी इनकम पे मत निकालना, वो हमेशा टैक्स पे निकालना. अंडरस्टैंडिंग. तो कभी भी सरचार्ज टैक्स पे निकालना, इनकम पे मत निकालना. तो ये जो भी आएगा वो इधर आएगा. पहले ऐड करो सब कुछ और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ. अंडरस्टैंडिंग. और ये भी जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा होगा वो किस पे होगा मालूम है? वो होगा इस पे. अंडरस्टैंडिंग. सो ये सरचार्ज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जिसका देखो कैसा है, इंडिया में गरीब से पैसा लेना विल बी रॉन्ग. अगर ग्रो करना है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गरीब से पैसा लेना विल बी रॉन्ग. पर किससे पैसा लेना चाहिए? जो सबसे अमीर है, इससे पैसा लेना चाहिए. तो अमीर जो लोग हैं ना, उनको 30% जो टैक्स ब्रैकेट जो होता है वो तो लगता ही है. उसके साथ साथ उस पे उससे एडिशनल टैक्स चार्ज करते हैं. एंड यू विल बी शॉक टू नो, मैक्सिमम सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल इज 37%. 37% इज द मैक्सिमम सरचार्ज रेट विच इज एप्लीकेबल. जस्ट बता रहा हूँ, रेट्स पढ़ेंगे हम लोग, बट जस्ट बता रहा हूँ. 37%. Of course, this will not be the tax rate. This will be on the tax amount. करेक्ट है. तो पहले सरचार्ज का हम लोग फॉर्मेट समझते हैं कि कैसे कंप्यूटेशन होता है सरचार्ज लेके. सबसे पहले होता है टैक्स, इधर आएगा, बराबर. प्लस होगा सरचार्ज. और ये परसेंटेज जो होगा इसका, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द टैक्स अमाउंट. ये ऐसा आएगा. देन आई विल ऐड दिस, आई विल गेट वन फिगर. उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. सर 4% किस पे लगाएंगे? 4% लगाएंगे. ये बहुत बेसिक है. ये आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिस्टेक्स लाइक, मतलब एंड फाइनल एग्जाम में मिस्टेक्स करके आते हैं कि सरचार्ज इनकम पे लगा के आते हैं, एचईसी टैक्स पे लगा के आते हैं. अरे नहीं भाई. अभी तुम लोगों को अभी बहुत लगता होगा, अगर इसे बहुत बेसिक कर रहे हैं, इसका फायदा होगा कि नहीं. बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बता रहा हूँ तुम लोगों को. सबको समझाइए. करेक्ट है. ओके. नाउ सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, रिच टैक्स. अभी देखते हैं सरचार्ज के रेट्स क्या है. सबसे पहले नीचे लिखो टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स, सरचार्ज रेट्स फॉर इंडिविजुअल, सॉरी. एच यू एफ, एओपी,
BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बता दो, सब बता दो। अभी सरचार्ज रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स HUF AOP। अभी देखो, मैंने क्या बोला, सरचार्ज सिर्फ अमीर लोगों पे लगता है, तो गरीब लोगों पे नहीं लगना चाहिए। अभी गरीबी क्या डिफाइन की उन्होंने, व्हाट इज गरीब? उन्होंने बोला 50 लाख रुपीज अगर तुम लोगों का टोटल इनकम होगा ना, टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी सरचार्ज। तो सीधा क्या आएगा, टैक्स रेट एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बराबर। तो अप टू 50 lakhs द सरचार्ज इज गोइंग टू बी निल। मतलब सीधा सीधा क्या आएगा, देखो ना, इसमें क्या आएगा, टैक्स है, उसके ऊपर सरचार्ज विल बी जीरो, तो इधर जीरो आएगा, तो कहने से इधर सिर्फ टैक्स अमाउंट आएगा, तो टैक्स पे क्या आएगा, सिर्फ HEC आएगा, राइट। और वो ऐड हो जाए, HEC तो आने वाला है दोस्त, ठीक है। तो अप टू 50 lakhs देयर इज नो सरचार्ज, बट 50 lakhs to 1 crore अगर तेरा इनकम होगा, द सरचार्ज रेट इज गोइंग टू बी 10%। 1 crore टू 2 crore इनकम होगा, द सरचार्ज रेट इज 15%। 2 crore टू 5 crore होगा, द सरचार्ज रेट इज 25%। एंड अबाउ 5 crore होगा, द सर्च अबाउ 5 crore होगा, द सरचार्ज रेट इज 37%। और इधर मैं लिखता हूं फॉर नॉर्मल टैक्स रिजीम। अप टू 50 lakhs अगर टोटल इनकम होगा, तो सरचार्ज रेट विल बी निल। 50 lakhs टू 1 crore होगा, तो सरचार्ज रेट विल बी 10%। 1 crore टू 2 crore होगा, द सरचार्ज रेट विल बी 15%। 2 crore टू 5 crore विल बी 25%। एंड अबव 5 crore इट विल बी 37%। पर ये क्रॉर 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 क्या है, देखो, ये मैं इधर लिखता हूं, एंड दिस एंटायर थिंग इज टर्नओवर, सॉरी, टोटल इनकम। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एंड दिस टैक्स रेट, दिस इज टैक्स रेट, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड वाला टोटल इनकम है, एंड रेट है टैक्स रेट, ठीक है। सरचार्ज रेट कभी लगेगा, सब लोग बोलो, सब लोग मेरे साथ बोलो, 0 to 50 lakhs, 50 lakhs तक नो टैक्स, बराबर। 50 lakhs to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore it is going to be 15%, 2 crore to 5 crore it is going to be 25%, and more than 5 crore it is going to be 37%। बेसिकली टैक्स रेट्स का बात किया, तो इट विल रन लाइक 10, 15, 25, 35, 37, वापस 10, 15, 25, 37, 10, 15, 25, 37, वापस मेरे पीछे बोलो, 10, 15, 20, 25, 37, 10, 15, 25, 37, 10, 15, 25, 37, 10, 15, 25, 37, पहले 5 से बढ़ रहा है, उसके बाद 10 से बढ़ रहा है, उसके बाद 12 से बढ़ रहा है, 5, 10, 12 ऐसे बढ़ रहा है। 10 से लेके आगे 5 मतलब 15%, उसके बाद 10 मतलब 25%, उसके बाद 12 मतलब 37%। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब 50 lakhs टू 1 crore, 1 crore टू, ओके, अप टू 50 lakhs नो टैक्स, नो स्लैब, नो सरचार्ज। 50 to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore it is 15%, 2 crore to 5 crore 25%, more than 5 crore 37%। अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम, ओके। नाउ व्हाट इफ माय टोटल इनकम इज रुपीज 3.5 crores, सरचार्ज रेट कैसे लगेगा, देखो, सरचार्ज रेट कैसे लगेगा। इफ माय टोटल इनकम इज 3.5 crores, तो सरचार्ज रेट कैसे लगेगा, क्या लगेगा मतलब।
25%। इसमें डू नॉट कंसिडर सरचार्ज स्लैब वाइज, इधर ध्यान रखना ये, डू नॉट यूज परसेंटेज डायरेक्टली, मतलब सीधा 25% अप्लाई होगा। कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ सरचार्ज? कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ सरचार्ज? ट्राई करोगे? यूज परसेंटेज डायरेक्टली। ओके, एक आंसर है 25,50,000। ओके, 25,78,125। ठीक है। नाउ आई गेस everybody has got what you have done is 3.5 crores पे सीधा तुम लोगों ने कितना लगाया? 25% लगाया, बिकॉज मैंने ही बोला था तुम लोगों को स्लैब रेट नहीं यूज करना है। अभी यूज करता हूँ, एक मिनट रुको, वही आया ना तुम लोगों को। 3.5 crores इंटू 0.25 लगेगा इसमें, राइट? अच्छा नहीं, तुम लोगों ने कुछ अलग किया है। अच्छा किया है, ओके। देखो, कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, आई थिंक यू हैव डन इट राइट, और लेट्स सी, कभी भी याद रखना सरचार्ज जो है ना, ये कभी भी टोटल इनकम पे नहीं आएगा। सरचार्ज कभी भी टोटल इनकम पे नहीं आएगा। सरचार्ज हमेशा टैक्स पे आएगा, टैक्स अमाउंट। सर टैक्स अमाउंट मतलब 3.5 करोर्स मैं देख रहा हूं, एंड मैं स्लैब्स देख रहा हूं, ओनली टू अंडरस्टैंड द सरचार्ज रेट। सरचार्ज कंप्यूटेशन ऐसा ही होगा। 3.5 करोड़ देख रहा हूं किसके लिए? सरचार्ज रेट के लिए। स्लैब्स क्यों देख रहा हूं? सिर्फ सरचार्ज रेट आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब मेरा टोटल इनकम, सिर्फ टोटल इनकम का काम एक ही है कि सरचार्ज रेट आइडेंटिफाई करो। दैट्स इट। I once I identify the surcharge rate, apply this on the tax amount. Absolutely right. If you have done this, amazing. If you have done this, amazing. तो कभी भी टोटल इनकम पे मत कंप्यूट करना टैक्स सरचार्ज रेट। इसके लिए ना मुझे याद मतलब कराने के लिए एक पॉइंट है कि एक स्टोरी बोलता हूं मैं। मेरी तो शादी हो चुकी है, पर शादी होने के पहले, मेरी ये शादी होने के पहले, मेरी शादी फिक्स हुई थी आलिया भट्ट के साथ। मेरी शादी फिक्स हुई थी आलिया भट्ट के साथ। और मैंने, अभी आलिया भट्ट ने मुझे बोला और मुझे पूछा कि अमित तूने मेरे में क्या देखा ऐसा? तो मैंने बोला कि देखो कैसा है, एकदम सिंपल बात है। आलिया, तेरे पप्पा के पास ना बहुत सारा पैसा है, पप्पा के पास बहुत सारा पैसा है, तो वही देख के आई हैव डिसाइडेड टू मैरी यू। अभी समझो, मैं शादी करने के पहले मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया है भाई कि उसके पापा के पास पैसा चाहिए। अगर उसके पापा के पास पैसा होगा तो मैं वो लड़की से शादी करूंगा। बट पॉइंट समझो, मेरा क्राइटेरिया है उसके पास पैसा चाहिए नहीं, मेरा क्राइटेरिया है उसके पापा के पास पैसा चाहिए। मतलब शादी होगी या नहीं होगी,
ये किस पे डिपेंडेंट है? उसके पापा के पैसे के पास देख के। अगर वो पापा अमीर है तो मैं उससे शादी करूंगा, अगर वो पापा अमीर नहीं है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर पापा के पास इतना इतना पैसा होगा तो ही मैं उससे शादी करूंगा। एग्जैक्टली सेम चीज ये सरचार्ज में। सरचार्ज में सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखने के लिए हम लोग टोटल इनकम को देखते हैं। अच्छा, टोटल इनकम 25 लाख के ऊपर है तो मैं टैक्स पे अप्लाई करूंगा, वो टैक्स अमाउंट जो टैक्स रेट सरचार्ज रेट जो होगा वो सरचार्ज रेट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन टोटल इनकम। सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है पापा की इनकम पे, मतलब टोटल इनकम पे। टोटल इनकम को देख के मैं अप्लाई कर रहा हूँ किस पे? टैक्स रेट पे और टैक्स अमाउंट पे। ये चीज समझना, इधर भी मैं शादी पापा से नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पापा को देख रहा हूँ, शादी तो लड़की से ही कर रहा हूँ। इधर भी सेम है, टोटल इनकम को देख रहा हूं पर अप्लाई तो मैं टैक्स अमाउंट पे कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग? तो डिसीजन का जो बात है ना वो सिर्फ टोटल इनकम देता है, डिसीजन का बात। पर मैं वो डिसीजन आने के बाद जो भी रेट आएगा वो मैं टोटल इनकम पे नहीं लगाऊंगा, आई विल ऑलवेज यूज इट ऑन द टैक्स अमाउंट। अंडरस्टैंडिंग? इफ यू हैव डन दैट, अमेजिंग। तो एक बार हम लोग कंप्यूट करते हैं इधर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इधर लिखना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इसमें एक इंडिविजुअल है समझ, एज 45, एज 45, रेजिडेंट। ठीक है, अभी करते हैं, नो प्रॉब्लम, गलत गए होगे तो भी चल जाएगा। 02 2,50,000, द अमाउंट इज गोइंग टू बी नील। 2.5 lakhs to 5 lakhs, it is going to be 12,500। 5 lakhs to 10 lakhs, it is going to be 1 lakh। बराबर? उसके बाद मोर देन 10 lakhs, 10 lakhs to 3.5 crores, क्या होगा? 10 लाख से लेके 3.5 करोड़, मतलब 3.4 करोड़ पे 30%। 3.4 करोड़ पे 30%, वो कितना आएगा? 1 करोड़ 2। बराबर है? ठीक है, तो ये ऐड किया, तो ये कितना आएगा? 1 करोड़ 3 lakhs 12,500। एचईसी ऐड करूंगा? नहीं, पहले मैं सरचार्ज ऐड करूंगा, प्लस सरचार्ज। अभी सरचार्ज ऐड करना होगा तो मुझे क्या देखना है? पहले टोटल इनकम देखना है। व्हाट इज माय टोटल इनकम? 3.5 करोड़। इफ माय टोटल इनकम इज 3.5 करोड़, मेरा कौन सा सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होता है? 25%। लॉक द परसेंटेज ऑफ सरचार्ज, लॉक द परसेंटेज ऑफ सरचार्ज एज 25%। ओके, टेक दिस परसेंटेज एंड अप्लाई ऑन टैक्स अमाउंट। सो वो इस पे अप्लाई होगा। सो 103 12,500 into 0.25 comes to 25 lakhs 78,125। Is there anybody जिसका ये आंसर आया था? So 1 crore 28 lakhs 90,625। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एचईसी ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 5,15,000। ये कितना आएगा? 1 crore 34 lakhs 6,250।
सुपर। अगर आया होगा वेरी गुड, नहीं आया होगा तो भी ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। करेक्ट है। ये भी मैं इसे एरो एरो करके रखता हूँ। ओके, सिली मिस्टेक्स मत करना ये पॉइंट में। ओके, मैं तुम लोगों को और एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो, ट्राई करो, देन वी विल डिस्कस। एक इंडिविजुअल है जिसका एज इज 40 एंड टोटल इनकम इज 5.39 करोड़। ओके, 5 मत छोड़ो, 5 छोड़ो, 2.39 करोड़। एक इंडिविजुअल है, एज, ओके रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज 49, सॉरी 79, सॉरी 81, और एक नॉन रेजिडेंट है, टोटल इनकम इज 5.93 करोड़। ये प्रेजेंटेशन के साथ करना है दोनों। नहीं, पहले आंसर निकालो, उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे। टोटल टैक्स निकालना है, टोटल टैक्स, फाइनल फाइनल फिगर। ये जो ऊपर निकाला ना, 134,06,250, वो वाला।
9077250 2508004 ठीक है, फर्स्ट का आंसर देखते हैं। 2.39 crores है तो, और एज इज 40, सो कैन आई से अप टू 10 lakhs का आंसर, अप टू 10 lakhs का आंसर इज 112,500। आई होप दैट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस नाउ। अप टू 10 lakhs का आंसर इज 1,12,500। इसके ऊपर कितना है, 10 लाख के ऊपर 2 crores 29 lakhs। 2 crores 29 lakhs पे 30% comes to 68,70,000। 112,500। 69,82,500। Everybody got till here? Then after that उस पे लगेगा सरचार्ज 2.39 crore, मतलब कौन से ब्रैकेट में आएगा ये, वापस 25% के। सो इस पे 25% अप्लाई करो। एक मिनट, इस पे कुछ गड़बड़ है। 68 lakhs कैसे आया? 68 बराबर है ना? 17,45,625। ठीक है, तो ये मैं ऐड करूंगा। 69,82,500 comes to 87,28,125। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 90,77,250। 90, ये तेरा पहले का आंसर है, राइट? सो दिस इज योर टैक्स, दिस इज योर सरचार्ज, ये तेरा एच आएगा। मैं सीधा किया था इसके लिए, और नहीं है इधर कुछ, तो इधर ये फर्स्ट का आंसर आ गया 90,77,250। सेकंड का आंसर क्या आएगा? नॉन रेजिडेंट है 81। गलती किया तो देखो, 81 नॉन रेजिडेंट है, 2,50,000 का ही लिमिट लगेगा, बिकॉज ये कौन है, नॉन रेजिडेंट है। इसके वजह से कहना से अप टू 1 लाख, सॉरी, अप टू 10 lakhs द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, 1,12,500। इधर गलती मत करना, सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो भी लिमिट इज गोइंग टू बी 2.5 ओनली। अभी 6.93 करोड़, मतलब 6.83 करोड़ पे 30%, सॉरी 5.93 करोड़, मतलब 5.83 करोड़ पे 30%। सो 583 into 30% comes to 1,74,74,90,000 plus 112,500, 1,76,02,500। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज ऐड होगा। कितना लगेगा सरचार्ज? 37% एवरीवन, 37% सरचार्ज लगेगा। यस, सो इस पे लगेगा 37% सरचार्ज, कम्स टू 65,12,000। ये ऐड करेंगे 2,41,15,425। सिंपल। उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे? एच ई सी ऐड करेंगे। मैं सीधा डायरेक्टली करता हूँ 1.04, 2,50,08,002, 250,80,04। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? इजी था ये? सब लोग कंफर्टेबल है अभी कंप्यूटेशन में? अभी देख,
विनीत बोल रहा है 1,10,000 होगा सर, नॉन रेसिडेंट लिया है आपने। अरे नॉन रेसिडेंट लिया है इसीलिए तो 1,12,500 होगा। क्या कर रहा है यार। नॉन रेसिडेंट 2,50,000 का लिमिट लगता है। 2,50,000 का लिमिट होगा तो कितना आएगा? 1,12,500 आएगा। रिमेंबर द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन पे एक पेपर बनेगा। अरे भाई विनीत यार, जो पॉइंट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही तू मिस कर रहा है यार। क्या लिखा है इधर? नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट में क्या है अभी? क्या भाई इसमें और क्या करो बता। 1,12,500। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? 81 एज है, पर मैं इधर क्या लिखा है? नॉन रेजिडेंट लिखा है। अगर ये नॉन रेजिडेंट लिखा है तो कितना लगता है मुझे बताओ। 81, 81 है, डज इट मैटर नॉन रेजिडेंट होगा तो? तुम लोग के आजू बाजू फोन चला रहे हो क्या? पूरा फोकस से करो यार, और लास्ट टाइम का रिवाइज करके आना। ये दिस इज अ क्लियर साइन दैट यू हैव नॉट रिवाइज्ड अर्लियर। कल का रिवाइज नहीं करके आए थे, ऐसे मत करना। बिकॉज ये दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट। माय पॉइंट इज कि बेसिक पॉइंट है, इसमें गलती मतलब एक अभी हम लोग ने वी हैव डन सफिशिएंट क्वेश्चंस। मैं ओनली आई एम टॉकिंग टू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आउट ऑफ वरी। बिकॉज ये बेसिक में होगा तो नेक्स्ट टाइम वैसे हम लोग को आदत रहेगा कि नहीं यार, याद याद है मुझे लास्ट टाइम का, याद है मुझे लास्ट टाइम का, और ऐसे हम लोग गलती करके आई विल ओनली आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस, और इंस्टीट्यूट भी वही करेगा। नॉन रेजिडेंट का बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितना है? जिशांत और विनीत दोनों बताओ। लिखो 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 लिखो, चैट में लिखो। मैं तुम लोगों को वापस समझा रहा हूँ। यू हैव टू फॉल इन दिस 10% out of 100%. For this we need to be different than others. Now टैक्स ये सब्जेक्ट है ना दोस्तों, टैक्स सब्जेक्ट में एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट लाइन। लाइक ये जो तुम लोग स्टार्ट किया है ना, ये स्टार्ट लाइन से स्टार्ट किया। यू गिव 10 days। अभी ये 10 लोग थे, समझ इधर 10 लोग, 10 लोग हैं। सब 10 लोगों ने ना वही यही इधर से स्टार्ट किया है। बट तुम लोगों को बताओ 10 दिन के अंदर अंदर ये गैप बढ़ता जाएगा। थोड़े लोग आगे जाएंगे, थोड़े लोग पीछे जाएंगे। एक मिनट। अभी अभी ना सब इधर है। थोड़े दिन के बाद कोई लोग इधर आएंगे, कोई लोग इधर ही रहेंगे, कोई लोग इधर रहेंगे, कोई लोग इधर रहेंगे, कोई लोग इधर रहेंगे, कोई लोग एकदम ही आगे चले जाएंगे। व्हाई दिस डिस्पैरिटी विल हैपन? रिविजन। जो रिविजन नहीं करेगा ना वो इधर ही रहेगा, सेम लाइन पे। और मैं बोल रहा हूँ हर बैच में होता है, हर बैच में होता है। रिवाइज नहीं करके होगे ना दोस्त, कुछ होगा नहीं आगे। मतलब यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर ओनली बिकॉज क्या होगा ना, अभी होता है, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक पर्सन, मैं जनरली तुम लोगों को भी बता रहा हूँ कि टैक्स के सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना। बिकॉज अगर तूने लाइटली लिया ना, देन इन दैट केस वो इंस्टीट्यूट तुझे लाइटली लेगा और तुझे नहीं पास करेगा। बिकॉज टैक्स इज द ओनली सब्जेक्ट वो तुझे जो तुझे रुका सकता है ग्रुप 1 में। और ग्रुप में पूरा रुकाने के लिए एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज टैक्स। तो इसके वजह से तुम लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, रोज करना पड़ेगा। उसके बाद रोज तुझे होमवर्क सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क तुम लोग अगर सॉल्व किया होगा ना तो ये गलती तुम लोग नहीं करते, और ये क्वेश्चंस तुम लोगों के नहीं आते कि सर नॉन रेजिडेंट है सर, 81 है सर,
81 तो नहीं होना चाहिए, नहीं नॉन, इसीलिए मैंने कल होमवर्क दिया था, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल, सो दैट इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? सो आज से ध्यान रखना, कभी भी आगे जब भी आई विल गिव सम होमवर्क टू गिव, और वेन एवर आई विल सॉल्व, सो वो करना ही है एंड रिवाइज करके आना। तुम लोगों के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? भाई के नाते ही बोल रहा हूँ। तो ये गैप जो है ना, ये गैप बढ़ाने मत देना। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतना आगे गया, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये पीछे है रिविजन, ठीक है? नो वरीज, ओके। मतलब मुझे ना सब कुछ देना है मेरे एंड से टू मेक यू फॉल इन दिस 10%, बट ताली एक हाथ से नहीं बचती दोस्त, इसके वजह से हम लोगों को एफर्ट डालने पड़ेंगे। एडवांस अकाउंट में भी एएस आ गए, एग्जैक्टली exactly. तो इट इज गोइंग टू हैपन, मतलब तुम लोगों को लगता होगा मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार्ट से तुम लोग ने अगर पकड़ के रखा ना सब्जेक्ट्स को, तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना इज नॉट अ टास्क, इज नॉट अ बिग थिंग। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग स्टार्ट ही करते 2 महीने बाकी रहते, तभी तभी तो क्या पूरा पूरा सब लोग पढ़ते भाई। तभी तो क्या है, तू अलग कुछ नहीं कर रहा है। तू क्या अलग करेगा मालूम है, आज से पढ़ाई चालू करेगा ना तो अलग करेगा। इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे मालूम है? लेक्चर के बाद यू विल फील लाइक, अरे यार किधर जाना है, छोड़ना यार, आज बाहर जाते हैं, अरे अभी बहुत टाइम है एग्जाम के लिए। You have a lot of things to ignore, you have a lot of things to not study, because you have a lot of time for the exams। ये जो टाइम है ना, ये टाइम तुम लोग ने यूटिलाइज किया ना, ये सबसे झगड़ के कि नहीं यार, अभी मुझे तो कुछ भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का ही है, तो मुझे रोज जितना हुआ उतना जाके पढ़ना है, जितना हुआ उतना मुझे जाके लिखना है या होमवर्क लिखना है, वॉट एवर इट इज। ये डिसिप्लिन होगा ना दोस्त, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना इज नॉट अ टास्क। अंडरस्टूड, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पैरिटी बढ़ने मत देना। कूल। देखो, 81 ईयर्स है, 5.93 करोड़ है, 81 ईयर्स हुआ तो भी वो नॉन रेजिडेंट है। इसके वजह से, इसके वजह से दैट बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज गोइंग टू बी 2.5 lakhs। अभी एग्जाम्पल का आंसर 258,042, हाँ 42 ही है। हाँ, तो 2.5 लाख का लिमिट लगेगा। 2.5 लाख का लिमिट, 0 to 2.5 लाख कितना आता है? नथिंग। 2.5 to 5 लाख कितना आता है? 12,500। 5 लाख to 10 लाख कितना आता है? 1 लाख रुपीज। सो कहने से अप टू 10 lakhs द आंसर इज गोइंग टू बी 1,12,500। यस। 10 लाख के ऊपर कितना है? 10 लाख के ऊपर, 10 लाख से लेके 5.93 करोड़, मतलब कितना? 5.83 करोड़। 5.83 करोड़ पे 30% लगाओ, योर आंसर शुड बी 174,90,000। ऐड किया 176,02,500। इसके ऊपर सरचार्ज लगाया, कितना लगाऊंगा सरचार्ज? 37% सरचार्ज लगाऊंगा। सरचार्ज लगाया इस पे, उसके बाद आया 241,15,425। इसके ऊपर क्या लगाया? एचईसी लगाया, तो ये इधर आएगा एचईसी। और इधर कितना आएगा? 250,80,040। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, ओके। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो, 2-3 होमवर्क देता हूँ मैं लिखने के लिए। विनीत इज क्लियर, अभी किसका और डाउट है? जिशान क्लियर है? जिशान कुछ एनी प्रॉब्लम ना हो? मेरे हिसाब से तूने क्या गलती किया होगा, 25% लगाया होगा। जिशान बता, तूने वही किया क्या? मेरे हिसाब से इधर है इंडिविजुअल, टोटल इनकम इज रुपीज 13 crores 19 lakhs 12,119, 120 लिखता हूँ। ये मेरा टोटल इनकम है जिशान। यस सर, मालूम है, वही हो सकता है। ठीक है, टोटल और वो लोग ना कभी लिखेंगे नहीं कि सरचार्ज लगाओ करके, वो हम लोगों को समझना है। अभी 50 लाख के ऊपर है तो सरचार्ज तो आने वाला है, वो कौन सा रेट लगेगा क्या लगेगा हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट, ओके, ये इसका एज इज 89 ईयर्स रेजिडेंट, इंडिविजुअल, टोटल इनकम रुपीज 4 crore 99 lakhs 99,999, एज इज 80, नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल, टोटल इनकम रुपीज 93 crore 49 lakhs 33,150, एज 29, रेजिडेंट। गुड क्वेश्चंस। नहीं, ये अभी के जो क्वेश्चंस है वो अपने ही बुक में लिखना, जो क्वेश्चन बैंक आएगा ना, वो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए अलग से बुक बनाना। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ये दीज आर द क्लास क्वेश्चंस ओनली, क्लासरूम क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, सो तुम लोगों का इधर सब यूज हो जाएगा। तो आज के दिन में क्या किया दोस्तों हम लोग ने, आज के दिन में अगर याद होगा तो हम लोग ने सबसे पहले टैक्स रेट्स देखे थे इंडिविजुअल के पहले ही, स्पेशल रेट क्या होता है, नॉर्मल रेट क्या होता है वो देख लिया। आफ्टर दैट वी सॉ कि टैक्स रेट फॉर फर्म क्या होता है, इट इज 30%, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अप टू 0 to 10,000 रुपीज इट इज गोइंग टू बी 10%, 10 to 20 20%, अबाउट 20 30%। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर, उसके बाद हम लोग ने बात किया था टैक्स रेट फॉर कंपनीज, चार टाइप्स ऑफ कंपनी टैक्स रेट हो सकते हैं, 30%, 25%, 22%, 15%। 30% क्या होगा, 30% के केस में नॉर्मली रेट इज 30%, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। 25% अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टर्नओवर इज अप टू 400 crore, देन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आई नीड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। उसके बाद 22% लगता है अगर मैं एक डोमेस्टिक कंपनी हूं और कंसेशनल टैक्स रेट चाहिए, तो मुझे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 22 प्लस 10 प्लस 4, करेक्ट। नाउ 15% अगर तो एक डोमेस्टिक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में, जो 11019 से लेके 31/3/24 तक सेटअप हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है और एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं चाहिए, देन इन दैट केस 15 प्लस 10 प्लस 4 के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद बर्थडे का एक बात किया, कंपनीज का बात किया, देन सरचार्ज का बात किया। सरचार्ज में क्या था दोस्त, सरचार्ज के केस में 0 to 50 lakhs नो टैक्स नो सरचार्ज, 50 lakhs to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore it is 15%, 2 to 5 it is 25%, and more than 5 it is going to be 37%। ओके, ये हम लोग ने बाद में थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस किए, यू गॉट इट राइट, थोड़े कंफ्यूजन थे वो दूर किए। मैं बाद में तुम लोगों को 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए, ये प्रेजेंटेशन के साथ तुम लोगों को करना है। ये जो हम लोग ने इधर प्रेजेंटेशन किया था, ऐसा ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ करना, ठीक है, एंड गेट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है गाइज 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 गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। और आज हम लोग ने जो किया, आई थिंक काफी हम लोग ने कवर किया आज, एंड वी डिड गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। अगर कुछ भी अगर डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताना, बट आई होप आई एम क्लियर विद टुडे सेशन, आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद द थिंग्स विच वी डिड टुडे। That's it for today. This is Samit Majan. I will see you tomorrow. Tomorrow, the same time, 11:15 will 11:30 will start tomorrow also. And yes, कल हम लोग मिलते हैं. Bye bye. See you. Take care. Bye bye. Bye bye.